नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेज के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आधुनिक इतिहास में हम आगे चर्चा करते हैं। लास्ट हमने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसकी बात की थी। आज हम उससे आगे की प्रक्रिया पढ़ेंगे, जिसमें 1935 का अधिनियम का कुछ प्रभाव, उसके बाद में कांग्रेस के दो महत्वपूर्ण अधिवेशन होते हैं। एक अधिवेशन जो है वो 1938 का, एक 39 का। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में उसका क्या प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव पड़ता है, वो चर्चा हम करेंगे। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे मार्च प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1935 के अधिनियम के बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे पहले आपने पढ़ा था कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो आया है, उसके तहत पहली बार मुस्लिमों को निर्वाचन प्रणाली में आरक्षण दिया गया। उसके बाद में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया 1919 में, और उसके 1919 का जो अधिनियम था उसके बाद में आपने पढ़ा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और 1919 के जो अधिनियम जो था उसकी समीक्षा भी की गई थी साइमन कमीशन के द्वारा, और जो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचांग रखा गया था। उसके बाद में 1935 का अधिनियम आता है। तो 1935 का जो अधिनियम आया, इसके बाद में चुनाव होते हैं, ब्रिटिश प्रांत में चुनाव होते हैं। भारत में जो ब्रिटिश प्रांत हैं, इन प्रांत में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। ब्रिटिश प्रांतों में ये चुनाव होते हैं 1937 में। कब होते हैं? 1937 में ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव होते हैं। इस चुनाव में क्या परिणाम आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि उस समय जो ब्रिटिश प्रांत हैं, इनकी संख्या आपसे पूछे ब्रिटिश प्रांत की संख्या, तो ब्रिटिश प्रांत जो है इनकी संख्या है 11 है। अब कांग्रेस ने भी इन प्रांतों में चुनाव लड़ा है और मुस्लिम लीग ने भी चुनाव लड़ा है। तो कांग्रेस यहाँ पे 8 सीटों पे विजयी प्राप्त होती है। 8 प्रांतों में कांग्रेस विजयी प्राप्त होती है, और इनमें जो मुखिया बनते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि 1947 से पहले का जो भारत है उसमें प्रांतों में जो मुख्यमंत्री का पद होता है वो प्रधानमंत्री का पद कहलाता है। तो 8 प्रांतों में प्रधानमंत्री कौन बनाते हैं? कांग्रेस पार्टी बनाती है। मुस्लिम लीग जो है वो भी चुनाव लड़ती है, और मुस्लिम लीग यहाँ पे एक इस प्रांत में अपनी सरकार बना पाती है। 2 प्रांत ऐसे हैं जहाँ पे किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनती है। कैसी सरकार बनती है? गठबंधन की सरकार बनती है, मिली-जुली सरकार बनती है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मिली-जुली सरकार। मिली-जुली सरकार बनती है 2 प्रांतों में। तो ये 1935 का जो अधिनियम आया है, डायरेक्टली 1935 को अधिनियम को हम अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे जो हम राष्ट्रीय आंदोलन के एंगल से पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्ट जो हैं यहाँ पे अधिनियम से जुड़े हुए हैं, जो आपके लेवल के हैं, सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। बाकी जो अधिनियम जो है, एक्ट है जो हैं, वो अलग से पढ़ेंगे हम। संविधान बनने की जो प्रक्रिया है उसमें आते हैं अधिनियम। तो यहाँ पे दूसरी घटना विश्व लेवल पे होती है, वर्ल्ड लेवल पे। 1 सितंबर 1939 को, तारीख क्या है? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और यहाँ पे अब सेकंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया है, सेकंड वर्ल्ड वार। अब पोलैंड पर आक्रमण करते ही
ब्रिटेन जो है वो भी सक्रिय हो जाता है। दो प्रकार के देश हैं यहाँ पे, एक दूरी राष्ट्र हैं और एक मित्र राष्ट्र हैं। उन दोनों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है, दूसरा विश्व युद्ध, जो 1939 से 44 और 45 तक चलता है। अब यहाँ पे ब्रिटेन ने निर्णय लिया, ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने, कि भारतीय जो हैं वो भी युद्ध में भाग लेंगे। भारतीयों से यहाँ मतलब है सैनिकों से, भारतीय भी क्या करेंगे, युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे, युद्ध में भाग लेंगे, ये घोषणा कर दी गई। जब इन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, इनको पता चला तो इन्होंने कहा कि हमसे पूछा ही नहीं, ये निर्णय आपने ले लिया कि भारतीय जो हैं वो युद्ध में भाग लेंगे, आपने हमसे पूछा तक नहीं, कम से कम आप हमें बता तो देते कि भारतीयों को हम दूसरे विश्व युद्ध में धकेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी, महात्मा गांधी भी नहीं चाहता था कि भारतीय लोग जो हैं वो दूसरे विश्व युद्ध में क्या करें, भाग लें, क्योंकि इससे पहले काफ़ी भारतीय सैनिक जो थे उनकी ट्रेजेडी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को धकेल दिया गया। उस समय भारतीयों को इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो भारतीय नागरिकों को हुआ, युद्ध में मारे गए, काफ़ी सैनिक घायल हो गए। तो अब की बार जो है कांग्रेस का रवैया, महात्मा गांधी का, सभी जो राष्ट्रीय आंदोलनकारी नेता हैं उनका रवैया ये है कि हम युद्ध से बाहर जो है बाहर रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमसे कोई निर्णय नहीं लिया गया, हमसे कोई पूछा नहीं। इन्होंने क्या किया, सभी प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया, त्याग पत्र। ये जो 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी थी, इन्होंने इस विरोध में त्याग पत्र दे दिया कि भारतीयों को युद्ध में क्यों धकेला जा रहा है, उसका विरोध के स्वरूप। अब मुस्लिम लीग इस बात से बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग जो था वो ऑलरेडी विरोधाभास की स्थिति में चल रहा है। कांग्रेस से एक तरह से घृणा, ईर्ष्या कह सकते हैं हम मुस्लिम लीग को। वो खुश हुआ और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस क्यों मनाया? यहाँ पे कांग्रेस त्याग पत्र देती है उन प्रांतों से, उस दिन को मुस्लिम लीग जो है वो मुक्ति दिवस के रूप में मनाती हैं और इसे धन्यवाद दिवस भी कहा गया है। कि मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस जो है वो कब मनाया है? 22 दिसंबर 1939 को मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि कांग्रेस ने 8 प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया। और भीमराव अंबेडकर भी मुस्लिम लीग के साथ है। यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जो है ये भी मुस्लिम लीग के साथ में मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस प्रक्रिया में भाग ले रहा है। तो ये हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण प्रभाव रहा था वो पढ़ रहे हैं। मेन रूप से 1935 का जो अधिनियम था उसमें प्रांतों से द्वैध शासन हटा दिया गया है और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए हैं मेन, उनके बारे में। कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए हैं, उनकी चर्चा यहाँ पे हम करते हैं। तो इसमें देखिए, एक तो 1938 का अधिवेशन और एक 1939 का अधिवेशन। 1938 का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वो होता है हरिपुरा में। कहाँ पे होता है? हरिपुरा में। और 1939 का जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वो होता है त्रिपुरी में। कहाँ पे होता है? त्रिपुरी में। अब हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में। अब 1939 का जो अधिवेशन होता है त्रिपुरी में, उसमें दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। तो उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को दोबारा उम्मीदवार बनाया जाता है और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ग्रुप जो था उसकी तरफ से उम्मीदवार बनते हैं पट्टाभी सीतारमैया। कौन बनते हैं? पट्टाभी सीतारमैया यहाँ पे उम्मीदवार बनते हैं।
1939 में, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इसमें दोबारा विजयी हो गए हैं। अब सुभाष चंद्र बोस के विजयी होने के बाद में यहाँ पे एक महात्मा गांधी का स्टेटमेंट आता है। महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि पट्टाभी सीतारमैया की जो हार है वही मेरी हार है। पट्टाभी सीतारमैया की हार को ही अपनी हार बताया। किसने? गांधी ने। इस बात का पता सुभाष चंद्र बोस को लगा तो सुभाष चंद्र बोस बहुत नाराज हुए। इन्होंने कहा कि हम तो पदों के भूखे नहीं हैं, और तुरंत प्रभाव से इन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया और अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया। अब इसे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद में यहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बार पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष बनने के बाद में त्यागपत्र दे दिया था तो उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो उसके बाद अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। कांग्रेस जो है वो मार्च 1940 में कांग्रेस की एक बैठक होती है। मार्च 1940 में कांग्रेस की बैठक होती है रामगढ़ में। कहाँ पे होती है? रामगढ़ में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक है। यहाँ पे कांग्रेस की बैठक है। कहाँ पे है? रामगढ़ में है। और इसकी अध्यक्षता जो की है, इस बैठक की अध्यक्षता वो की है अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने की है? अबुल कलाम आज़ाद ने यहाँ पे अध्यक्षता की है। कांग्रेस की रामगढ़ में जो बैठक हुई है मार्च 1940 में, यहाँ पे कांग्रेस एक प्रस्ताव जारी करती है। क्या जारी करती है? एक प्रस्ताव जारी करती है। वो करती है मार्च 1940 में। मार्च 1940 में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव जारी किया और उस प्रस्ताव का नाम भी क्या रखा? मार्च प्रस्ताव रखा है। अब आपसे पूछा जाए कि मार्च प्रस्ताव क्या है, तो मार्च प्रस्ताव 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस के द्वारा एक प्रस्ताव रखा जाता है, वो मार्च प्रस्ताव कहलाता है। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? अबुल कलाम आज़ाद हैं। अबुल कलाम आज़ाद को लेकर के भी हमें दो बातें ध्यान रखनी है। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष है ये। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहा है। कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहा है? अबुल कलाम आज़ाद रहा है। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस के अधिवेशन 1940 के बाद में होते नहीं हैं, इसलिए काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब मार्च प्रस्ताव में क्या था? इस प्रस्ताव में क्या बात रखी गई थी? इस प्रस्ताव में बात ये रखी गई थी कि ब्रिटिश सरकार जो है भारत पे शासन कर रही है। कौन है? ब्रिटिश सरकार। अगर वो भारत में अंतरिम सरकार का गठन कर देती है, क्या कर देती है? अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन भारत में कर देती है। कौन? ब्रिटिश सरकार। तो हम भारतीय का मतलब यहाँ पे कांग्रेस सेकंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन की सहायता कर देगा। कांग्रेस जो है, भारतीय लोग जो हैं युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करेंगे यदि अभी ब्रिटेन की सरकार भारत में क्या करती है? अंतरिम सरकार का गठन कर देती है। तो यहाँ पे मार्च प्रस्ताव की हम बात कर रहे हैं। मार्च प्रस्ताव जो है वो रामगढ़ कांग्रेस की बैठक में रखा गया है। और यहाँ पे क्या कहा गया? इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में अंतरिम सरकार का गठन करवाना। किस शर्त पे? कि दूसरे विश्व युद्ध में हम भारत का क्या कर देंगे? सहयोग। दूसरे विश्व युद्ध में हम ब्रिटेन का सहयोग करेंगे। भारतीय और कांग्रेस युद्ध में साथ आएगी ब्रिटेन के। ये प्रस्ताव इसमें रखा गया। अब कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन हैं? अबुल कलाम आज़ाद। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद।
अब इसके रिप्लाई में भी अंग्रेजों ने भी, भारत के वायसराय ने भी एक प्रस्ताव रख दिया है जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। क्या नाम है? अगस्त प्रस्ताव रखा है। अगस्त प्रस्ताव रखा 1940 में। किसके जवाब में? जो कांग्रेस ने मार्च प्रस्ताव रखा है उसके जवाब में। और वायसराय जो हैं, वायसराय वो है लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय कौन है? लॉर्ड लिनलिथगो हैं। ये ध्यान रखना है कि लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं, उसके बाद में वायसराय जो हैं वो वेवेल आएगा, और वेवेल के बाद में माउंटबेटन आएगा, और माउंटबेटन जो है वो भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय है। उसके बाद में सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी जो एकमात्र भारतीय वायसराय कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव रखा गया वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में। इसमें क्या प्रस्ताव रखे गए? इसमें प्रस्ताव ये रखे गए कि एक तो वायसराय की कार्यकारिणी जो है उसका विस्तार किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी, कार्यकारिणी का क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा। कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। एक कहा गया भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। भारत का अलग से संविधान बने, इसके लिए संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार कमेटी का गठन करेंगे, युद्ध सलाहकार कमेटी का गठन करेंगे। ये जो प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में दिए रखा गया कांग्रेस के सामने, तो ये कांग्रेस ने भी मना कर दिया। कांग्रेस समझ गई अंग्रेज जो है लगातार, ब्रिटिश सरकार लगातार भारतीयों को मीठी गोली दे रही है, और उसी तरीके से ये फिर गोली दे रहे हैं। अब की बार तो ये मीठी गोली भी नहीं है, तो रबड़ की गोली है एक तरह से। और मुस्लिम लीग ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। मेन दो राजनीतिक पार्टियां बड़ी हैं, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। मुस्लिम नेता हैं वो मुस्लिम लीग में शामिल हैं, और अन्य भी काफ़ी ऐसे मेन लीडर हैं जो कांग्रेस में शामिल हैं। इस तरीके से आपने मार्च 1940 की बात पढ़ी कि रामगढ़ में कांग्रेस की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। इसमें मार्च प्रस्ताव रखा गया ब्रिटिश सरकार के सामने, वायसराय के सामने, कि भारतीयों के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाए। अगर ऐसा आप करते हो तो हम आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर में साथ देंगे। अब इसका रिप्लाई करते हैं वो लोग, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से एक प्रस्ताव रखते हैं वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में। उसमें कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे और लोग इसमें लेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे, युद्ध सलाहकार कमेटी बनेगी। लेकिन मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। अब हमने मार्च प्रस्ताव और अगस्त प्रस्ताव की चर्चा की। काफ़ी ऐसे फैक्ट हैं जहाँ से निकलने वाले ओनली जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आप लोग न तो लाइक करते हैं और न डिसलाइक करते हैं, इसलिए पता नहीं लगता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप रिस्पॉन्स देंगे किसी प्रकार से तो पता लगेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और इम्प्रूवमेंट करना है, तरीका चेंज करना है, तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आगे पाकिस्तान की मांग जो है वो की जाती है। अब यहाँ पे पाकिस्तान की जो डिमांड की जाती है, पाकिस्तान की जो मांग की जाती है, उसको लेकर के हम कुछ फैक्ट पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमें 1930 की घटना याद रखनी है, एक 1933 की घटना याद रखनी है, और एक हमें 1940 की घटना याद रखनी है। तो 1933 में सबसे पहले हम बात 1930 की कर रहे हैं। 1930 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन, और ये अधिवेशन होता है इलाहाबाद में। कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में। 1930 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, और इस अधिवेशन में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोहम्मद इकबाल। क्या नाम है?
मोहम्मद इकबाल नाम है। मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत। द्विराष्ट्र का सिद्धांत का मतलब इसने ये कहा है कि हमारा जो देश है इसके दो देश बनने चाहिए और इसके लिए जो है मुस्लिमों के लिए अलग से देश बने। तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है उसमें ये बात रखी गई कि दो देश बनाए जाएं और मुस्लिमों के लिए अलग से देश बनाए जाए, बाकी समुदाय जो है वो अलग देश में रह जाएं। ये बात सबसे पहले 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में और किसने रखी है? मोहम्मद इकबाल ने रखी है। इसके बाद में 1933 में एक व्यक्ति हैं चौधरी रहमत अली चौधरी, रहमत अली चौधरी, इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की है। उस पत्रिका का नाम है नाउ एंड नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं, नाउ एंड नेवर। और इस पत्रिका में इसने पाकिस्तान की मांग की है। पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया है? रहमत अली चौधरी ने किया है। कब किया है? 1933 में किया है। किस पत्रिका में किया है? नाउ एंड नेवर पत्रिका में किया है। इसने कहा है अलग से एक देश बनना चाहिए और उसका नाम क्या होना चाहिए? पाकिस्तान होना चाहिए। अब पाकिस्तान जो शब्द बना है ये किससे बना है? इसने इसका उल्लेख भी किया है। इसने कहा कि एक तो पंजाब, एक अफगानिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान, एक कश्मीर, एक सिंध, एक तान के लिए इसने कहा है बलूचिस्तान। क्या कहा है? बलूचिस्तान, जो वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है बलूचिस्तान। तो चौधरी रहमत अली चौधरी ने पत्रिका में एक उल्लेख किया, नाउ एंड नेवर में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख इसने पहली बार किया है कि पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान इनसे मिलकर के एक अलग से मुल्क, अलग से देश बने, मुस्लिमों के लिए स्पेशली वो देश हो, और वो पाकिस्तान शब्द का उल्लेख यहाँ पे रहमत अली चौधरी के द्वारा कर दिया गया। ये तो 1933 की बात हो गई। इससे पहले आपने 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की बात की, इसमें द्विराष्ट्र का सिद्धांत रख दिया। किसने? इकबाल ने। अब यहाँ पे 1940 के लाहौर, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, लाहौर में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। अलग देश बनाने का, पाकिस्तान को अलग बनाने का प्रस्ताव रखा जाता है, प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है सिकंदर हयात के द्वारा। वो प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है? सिकंदर हयात के द्वारा। और उसे तैयार किया गया है, फजरुल हक। तैयार किसने किया है? फजरुल हक ने किया है। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में अलग देश, पाकिस्तान अलग देश बनाने का एक प्रस्ताव रखा है और वो प्रस्ताव जो है वो माना गया है 23 मार्च 1940 को। 23 मार्च 1940 को 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पाकिस्तान दिवस। इसी कारण से मनाया जाता है कि पाकिस्तान को अलग बनाने का जो प्रस्ताव पहली बार रखा गया है वो कब रखा गया है? 23 मार्च 1940 को रखा गया है। यह प्रस्ताव पेश किसने किया है? सिकंदर हयात ने। और तैयार किसने किया है? फजरुल हक ने किया है। तो ये हमने पाकिस्तान से संबंधित प्रक्रिया के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट बात करते हैं
व्यक्तिगत सत्याग्रह के, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इसी को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन ये प्रारंभ किया गया है 17 अक्टूबर 1940 में ही। कब शुरू किया गया है? 17 अक्टूबर 1940 में। और व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। इस प्रस्ताव का जो मुख्य उद्देश्य है वो ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है और जब तक विरोध करते रहना है वहाँ पे किसी न किसी तरीके से, जब तक वो गिरफ्तार न कर लें। अधिक से अधिक गिरफ्तारियां देना इस सत्याग्रह का उद्देश्य है। और इसमें जो प्रथम सत्याग्रही घोषित किया गया है, प्रथम सत्याग्रही, उसका नाम है विनोबा भावे, विनोबा भावे। और जो द्वितीय सत्याग्रही बनाया गया है, द्वितीय सत्याग्रही गांधी के द्वारा, वो द्वितीय सत्याग्रही जो है वो इसमें जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है वो द्वितीय सत्याग्रही है। तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। कब प्रारंभ किया गया? 17 अक्टूबर 1940 को। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। पहला सत्याग्रही किसको बनाया? विनोबा भावे को। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन भी चलाया है। भूदान आंदोलन साउथ इंडिया में जिन लोगों के पास में भूमि नहीं थी उन्हें भूमि देने के लिए, और जिनके पास में अधिक थी उनसे आग्रह किया कि आप डोनेट, दान कर सकते हैं ताकि हम लोग उन लोगों को भूमि प्रदान कर सकें जिनके पास में भूमि नहीं है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं क्रिप्स मिशन प्रस्ताव की। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, तो ये जो प्रस्ताव है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, इसकी घोषणा होती है, वो तिथि आपको ध्यान रखनी है। घोषणा इसकी होती है 11 मार्च 1942 को। इसकी घोषणा कब होती है? 11 मार्च 1942 को। और ये भारत आता है, भारत आगमन, ये प्रस्ताव भारत पहुंचता है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है 23 मार्च 1942 को। काफ़ी ऐसी बुक्स हैं, एक दो बार एग्जाम भी हो चुके हैं, उनमें ये तिथि जो है वो 22 मार्च 1942 भी दे रखी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक बार एक एग्जाम हुआ उसमें 23 मार्च वाला ऑप्शन ही नहीं आया था, इसलिए उत्तर क्या माना गया? 22 मार्च 1942 माना गया। लेकिन दोनों आ जाएं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि दोनों आ जाएं तो फिर 23 मार्च ही इसका उत्तर करना है। इसकी एग्जैक्टली जो तारीख है वो क्या है? 23 मार्च 1942 है। भारत आगमन की तिथि किसकी? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव की। कुछ बुक्स में 22 मार्च 1942 देने का कारण ये है कि एक दो बार ये क्वेश्चन आया तो 23 मार्च वाली ऑप्शन में तारीख नहीं दी गई थी। अब इस क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के भारत आगमन आ गया, भारत आ गया। इसके बाद में यहाँ पे इस प्रस्ताव ने जो अपनी रिपोर्ट रखी है, अपनी रिपोर्ट वो भी जल्दी दे दी है। रिपोर्ट रखी इसने 30 मार्च 1942 को। तो हमने तिथियां रखी कि घोषणा होती है 11 मार्च 1942 को, भारत आगमन क्रिप्स मिशन प्रस्ताव का 23 मार्च 1942, रिपोर्ट प्रस्तुत की 30 मार्च 1942। अब इसका जो अध्यक्ष है उसका नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स। ये जो फैक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये ब्रिटिश सरकार भारतीयों के लिए अलग अलग प्रकार की चाल चल रही है। दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका है। सुभाष चंद्र बोस 1940 से भारत से चले गए हैं, जर्मनी चले गए, हिटलर से मुलाकात हुई है, जापान आ रहे हैं। इस तरीके से जर्मनी, जापान, इनके विरुद्ध में कौन लड़ रहा है? इनके विरुद्ध में ब्रिटेन लड़ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन एक साथ उनके विरुद्ध में है, जर्मनी के, जापान के। अब ये चाहते हैं कि ये
ये प्रस्ताव जब भारत में आया है उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, उसका नाम आपसे पूछे तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है चर्चिल। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? चर्चिल है। और उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वे हैं रूजवेल्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? रूजवेल्ट हैं। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भारतीयों को हमारे पक्ष में किया जाए। जापान अगर भारत का साथ देता है तो हमें भारत में भी ब्रिटिश सरकार को खतरा है, और दूसरे विश्व युद्ध में जापान का साथ दे रहा है सुभाष चंद्र बोस, ये भी हमारे लिए खतरा बना हुआ है। तो इस खतरे को भांपते हुए क्या प्रस्ताव लाया गया? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव लाया गया। ब्रिटेन की सरकार चाहती है कि कांग्रेस अगर किसी तरीके से हमारे पक्ष में आ जाती है तो भारत का फायदा हमें मिलेगा, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो अपनी रणनीति लेकर के जो चल रहा है उसमें कामयाब भी नहीं होगा। तो इस क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में भारतीयों के सामने जो बातें रखी गई थी, वो पहली बात तो ये रखी गई कि भारतीयों ने शुरू से ही भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाने की मांग कर रखी है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का मतलब था अधिराज्य। अधिराज्य का मतलब यहाँ पे होता है कि रक्षा, विदेश और दूरसंचार, इन मामलों का नियंत्रण तो केवल ब्रिटेन की सरकार रखे, बाकी सारे जितने भी मामले हैं वो शासन भारतीयों के द्वारा ही चलाया जाए। अब यहाँ पे डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कह दी, किसमें? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में। दूसरी बात यहाँ कही गई कि हम भारत को स्वतंत्र करेंगे और इसका अलग से संविधान भी, भारत के लिए अलग से संविधान का प्रावधान भी करेंगे, और उसके लिए हम संविधान सभा का गठन करेंगे जल्दी। अब भारतीयों ने पूछा कि ये कब कर रहे हो आप, ये जो कार्य कह रहे हो आप ये करेंगे, ये कब कर रहे हो? तो इन्होंने कहा कि हम सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद करेंगे। ऐसा कब करेंगे? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन प्रक्रियाओं को करने की कही गई। अब दूसरा विश्व युद्ध अभी चल ही रहा है, 1942 की बात है। तो कांग्रेस ने, भारतीयों ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव का विरोध किया, और महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बताया। पोस्ट डेटेड चेक, ये पूछे कि महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे बताया? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को बताया। जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को एक तो डूबता हुआ जहाज कहा, डूबता हुआ जहाज, और एक इसको कहा कि दिवालिया बैंक। क्या कहा? दिवालिया बैंक की संज्ञा दी। किसको? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को दिवालिया बैंक की संज्ञा देता है कौन? जवाहरलाल नेहरू। डूबता हुआ जहाज कहता है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को महात्मा गांधी क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक, एक ऐसा चेक जिसकी जो तारीख है वो निकल गई है, चेक रिजेक्ट हो चुका है। तो ये क्रिप्स मिशन प्रस्ताव की प्रक्रिया हमने चर्चा की है। अपन बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसके प्रारंभ की हम बात करें तो एक तरह से इसका प्रारंभ जो है वो 1 अगस्त 1942 को माना गया है। 1 अगस्त 1942। अगली प्रक्रिया यहाँ की समझें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो आपको बताना है ये पहले इलाहाबाद से प्रारंभ किया गया। कहाँ से प्रारंभ किया गया? इलाहाबाद से प्रारंभ किया गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसके लिए एक बैठक होती है वर्धा में। वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है। कांग्रेस कार्यकारिणी 14 जुलाई
1942 को। कब होती है? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है और उसमें एक प्रस्ताव जो है, एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और उस प्रस्ताव का नाम रखा गया है अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसे नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहा गया है। नेतृत्व विहीन आंदोलन, नेतृत्व विहीन आंदोलन इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि महत्वपूर्ण जो नेता हैं उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। उसके बाद भी ये आंदोलन लगातार चल रहा है। इस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी और कांग्रेस ने एक बहुत अच्छी रणनीति बनाई थी। सभी एरिया में कांग्रेस ने पहले अभियान चलाए थे क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई जो है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से चल रही है। अब आंदोलन 1942 में प्रारंभ हो रहा है तो यहाँ पे कांग्रेस और अन्य नेताओं के पास में कम से कम 22 साल का अनुभव जो है वो प्राप्त हो गया कि आंदोलन में पीछे क्या कमियां रही थी, इस बार वो कमियां हम नहीं रहने देंगे। अब वर्धा में जो कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें ये प्रस्ताव रखा गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव। ये प्रस्ताव कांग्रेस पारित करने के मूड में नहीं है, इसलिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने एक बात कही कि यदि कांग्रेस इस प्रस्ताव को पारित नहीं करती है तो मैं कांग्रेस के बिना ही देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार स्टेटमेंट का कि मैं कांग्रेस के बिना ही देश की बालू से एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये महात्मा गांधी ने कब कहा था? ये कांग्रेस की वर्धा में जो मीटिंग हो रही थी उसमें महात्मा गांधी ने कहा था। यहाँ पे कांग्रेस के काफी ऐसे नेता थे जो महात्मा गांधी को नेतृत्वकर्ता नहीं बनाना चाहते थे। वो कहते थे कि जैसे आंदोलन जो है वो उग्र रूप धारण करता है, आंदोलन सक्रिय होता है, महात्मा गांधी आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, इसलिए आंदोलन चलाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम अगर दो पार्ट में बंट जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य है वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम दुधारी तलवार से खेल रहे हैं और चोट हमें ही वापस लग सकती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू देते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि एक बार किसी भी तरीके से हमें साथ रह के काम करना होगा, तो सभी को मना लिया जाता है और लास्ट में ये जो प्रस्ताव है इस मीटिंग में पारित हो जाता है। अब आगे क्या होता है? ये महात्मा गांधी औपचारिक घोषणा इसकी 1 अगस्त 1942 को कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा है 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उसका कारण क्या था? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होना। तिलक दिवस के रूप में मनाते हैं 1 अगस्त को, इसलिए इसकी घोषणा भी 1 अगस्त 1942 को औपचारिक रूप से कर दी गई है। अब अगली जो तारीख आपको ध्यान रखनी है वो 8 अगस्त और 9 अगस्त 1942 की तारीख आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में है, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त क्रांति भी इसे कहा गया है। 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में एक सभा होती है। ग्वालियर टैंक मैदान बंबई में, और उस सभा में कांग्रेस की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यहाँ पे जो प्रस्ताव का नाम रखा था वो था अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव। अब जो 8 अगस्त की जो मीटिंग होती है कांग्रेस की ग्वालियर टैंक मैदान में, उसमें प्रस्ताव किस नाम से पारित होता है? भारत छोड़ो प्रस्ताव नाम से ये प्रस्ताव पारित होता है। इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन होते हैं इस दिन, इसलिए इसकी दोबारा पुष्टि की जाती है 8 अगस्त 1942 को। अब 9 अगस्त 1942 को
सूर्य उदय होने से पहले ही भारत के वायसराय ने एक ऑपरेशन चलाया। 8 अगस्त को शाम को ऑपरेशन चला दिया सेना के द्वारा, जिसे कहा गया है ऑपरेशन 0 आवर। क्या कहा गया है? ऑपरेशन 0 आवर। ऑपरेशन 0 आवर। इसके तहत काफी ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया। अब ये आंदोलन जो है एक तरह से जेल में रहते हुए क्रांतिकारियों के द्वारा चलाया जाता है। 8 अगस्त को ही महात्मा गांधी ने एक नारा दिया है, डू एंड डाई। कौन सा नारा दिया? डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया। जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब की बार जिनका एग्जाम है, उनके लिए भी ये नारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, डू एंड डाई। आपको भी करो या मरो के अकॉर्डिंग ही काम करते हुए परीक्षा को जो की रणनीति बना करके उसमें सफलता प्राप्त करनी है। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया? 8 अगस्त 1942 को दिया। कहाँ पे दिया? ग्वालियर टैंक मैदान, बंबई में। 9 अगस्त को एक तरह से आंदोलन प्रारंभ होना है और सूर्योदय से पहले ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत काफी लीडर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। अब इसमें जो गिरफ्तारियां की जाती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, किन किन नेताओं की गिरफ्तारियां होती हैं। उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी के बारे में, कि महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया और इन्हें रखा गया है आगा खां पैलेस में। जेल इनके लिए पूछा जाए तो कौन सी जेल में रखा गया है? आगा खां पैलेस में रखा गया है। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। आगा खां पैलेस कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। महात्मा गांधी के अलावा यहाँ पे सरोजनी नायडू जो है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। सरोजनी नायडू। अब सरोजनी नायडू को भी आगा खां पैलेस में रखा गया है, आगा खां पैलेस। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया गया। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट करने के बाद में इन्हें रखा गया है अहमदनगर जेल में। अहमदनगर जेल, ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अहमदनगर जेल में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक भी लिखी है, ये ध्यान रखनी है सभी को, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। भारत की खोज। इसके अलावा अगला जो है वो है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया है। इनके जेल के नाम ध्यान में रखने हैं, ज़्यादा नहीं कराएंगे, 1-2 और हैं। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? बांकीपुर जेल। ये है पटना में, बिहार में। बिहार की राजधानी पटना में। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को रखा गया है हजारीबाग जेल में। कौन सी जेल में? हजारीबाग। हजारीबाग जो है वर्तमान में झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, हजारीबाग। तो ये महत्वपूर्ण जो लीडर हैं इन्हें अरेस्ट किया गया। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया है। सरोजनी नायडू को भी आगा खां पैलेस में रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में रखा गया है। इसने एक वहाँ पे पुस्तक भी लिखी है, कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया है और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया है। महात्मा गांधी यहाँ पे अब जो जेल में रहते हैं, इस दौरान पीछे से 2 बुरी घटनाएं होती हैं। एक तो इनका जो निजी सचिव है महादेव देसाई, क्या नाम है? महादेव देसाई। महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है। जब ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल जाते हैं तो पीछे से एक तो महादेव देसाई की मृत्यु होती है, एक इनकी जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जब जेल से बाहर आते हैं तो इनकी मृत्यु जो ऑलरेडी हो चुकी होती है, जेल में उनको सूचना मिलती है कि महादेव देसाई की मृत्यु हो गई है, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने रेडियो स्टेशन चलाया है। कांग्रेस रेडियो स्टेशन,
रेडियो स्टेशन बम्बई से और नासिक से रेडियो स्टेशन चलाए गए हैं। और ये उषा मेहता किसके द्वारा? उषा मेहता के द्वारा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा ये रेडियो स्टेशन चलाए गए। रेडियो स्टेशन का मतलब ये था कि जितने भी क्रांतिकारी आंदोलनकारी हैं उन्हें सूचना देना रेडियो के माध्यम से, वो रेडियो सुन लिया करते थे, उनके लिए ये रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई थी कि अंग्रेज लोग जो थे वो ये बात पकड़ नहीं पाए कि ये रेडियो स्टेशन जो इन चैनल पे रेडियो जो प्रसारण आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये प्रसारण, ये प्रक्रिया, इसका नियंत्रण कौन कर रहा है, इसको प्रसारण को कैसे रोका जाए। इस तरीके से बहुत बड़े लेवल का आंदोलन चलता है। अब बात करते हैं समानांतर सरकार की। समानांतर सरकार, समानांतर सरकार का तात्पर्य समझिए। सबसे पहले तात्पर्य का मतलब ये था कि जो सरकार के नियंत्रण में मामला चल रहा था उसको न मान करके एक अलग प्रकार से सरकार चलना। जैसे काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे ये नक्सली ये वर्तमान की हम बात करें तो नक्सली यही कहते हैं कि भारत की राज्यों की कोई सरकार नहीं है, हम आपकी सरकार हैं। उस जनता को, जो उस एरिया के आदिवासी हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको कहते हैं कि हम आपकी सरकार हैं, आपकी जो भी समस्याएं वो हमें बताई जाएं। तो इस प्रकार से वो समानांतर सरकार हो गई, उसके इक्वल सरकार हो गई। तो समानांतर सरकार उस समय स्थापित हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है। वो एक तो हुई बलिया में, कहाँ पे? बलिया उत्तर प्रदेश में, चित्तू पांडे के द्वारा, चित्तू पांडे के नेतृत्व में यहाँ पे समानांतर सरकार चली है। दूसरा सतारा महाराष्ट्र, सतारा महाराष्ट्र में समानांतर सरकार चली है। ये सबसे लंबे समय तक चली है, सबसे लंबी समानांतर सरकार इसको हम कह सकते हैं। सबसे लंबी समानांतर सरकार यहाँ पे चली है। तो ये समानांतर सरकार की बातें हो गई। तो आज हमने 1935 के अधिनियम से प्रक्रिया प्रारंभ की थी, उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव की बात की, कांग्रेस के 1938 और 39 के अधिवेशनों की चर्चा की, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव की बात की, अगस्त प्रस्ताव की, मार्च प्रस्ताव की, भारत छोड़ो आंदोलन की। तो ये सारे फैक्ट जो आपने पढ़े हैं पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।